चलें जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे को क्लासिफाई करना सीखा था और थोड़ा अगर उस पे ओवरव्यू कर लें तो वो उसमें तीन चीज़ों में हमने ऐसे को क्लासिफाई किया था। एक फैक्चुअल एसेज यानी कि प्रॉब्लमेटिक एसेज, वो फ्रेज होते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज, वो कोट्स होती हैं, सेइंग होती हैं या प्रोवर्ब्स होते हैं। और उसके अलावा हमने तीसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था सेमी आर्गुमेंटेटिव एसे। सेमी आर्गुमेंटेटिव एसे जो होता है वो एक प्रॉब्लम एक सेंटेंस फॉर्म में दिया जाता है। आज हम फैक्चुअल एसे पे के बारे में पढ़ेंगे। उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसकी आउटलाइन किस तरह से बनाई जाती है और डूज और डोंट्स किस तरह से होते हैं। तो आज कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से फैक्चुअल एसे के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हों वो ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग जो हैं हैंड रेज करके हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और काइंडली अपनी माइक जो है अनम्यूट नहीं करें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जब तक मैं ना बोलूं आपको बोलने के लिए आप अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। इन केस आपको आवाज डिस्टॉर्ट लग रही है, आपको कोई मसला आ रहा है, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर मेरी आवाज और ये स्क्रीन साफ नजर आ रही है तो हैंड रेज करें अपना। ओके जी, थैंक यू सो मच। फैक्चुअल एसेस के बारे में पढ़ेंगे और स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन ये होगी। हम सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है इस चीज के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स इसके बारे में समझेंगे। आउटलाइन बनाना उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद डूज एंड डोंट्स जो होते हैं आउटलाइन में वो भी मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताता जाऊंगा। हमेशा याद रखा करें कि यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं जो ऐसे राइटिंग पढ़ाते हैं आपको उनकी टीचिंग जो टेक्निक है उसमें और मेरी टीचिंग टेक्निक में आपको एक डिफरेंस नजर आ सकता है। बट ये चीज़ है जो हमने पढ़ी है और इसी चीज़ को लेके हमने पीएमएस और सीएसएस क्वालिफाई किया है। हर किसी का अपना तर्ज अमल होता है। यू मे डिसएग्री, आप लोगों को मेरी टेक्निक के साथ या किसी और टीचर की टेक्निक के साथ जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आपको कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको कोई क्वेरीज हो सकती हैं। बट ये चीज़ होती है कि आप जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो उस कंपैरिजन में जो चीज़ आपको बेहतर लगती है वो अपने लिए आप जो है रखा करें और उसमें जो है आप उस चीज़ को सीखा करें जो चीज़ आप इजीली जो है ना कर सकते हैं। कोई टेक्निक के जैसे मैथ्स के हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो उनमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं मैथमेटिक्स को करने के लिए। जो इजीएस्ट वे होता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही मेथड अप्लाई करते हैं, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये होगी स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज होती है एक्चुअली, अगर इसकी लिटरल मीनिंग हम देखें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो ग्रुप डिस्कशन होती है। जैसे यूनिवर्सिटीज में नाम की ग्रुप स्टडीज होती हैं उनमें लगते तो गप्पे हैं। ये टेक्निकल टर्म्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो ग्रुप डिस्कशन होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आइडियाज। आप बात करते हैं, हर कोई अपना उसमें लुक्मा देता है, हर कोई अपना उसमें इनपुट देता है, तो वो सारी चीजें मिलके क्या करती हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके उसकी जो है सपोर्टिंग जो है ना वो आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं। बट ऐसे राइटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? ऐसे राइटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक स्पॉन्टेनियस
एक थॉट प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली आप सोचते हैं किसी टॉपिक पे, जल्दी जल्दी किसी टॉपिक पे सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो लिखते जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ के वो आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, कोहेरेंट हैं, ये सारी चीजें नहीं देखी जाती हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। और तीसरी चीज ये है कि जो चीज आपको आपके जहन में आ रही है, आप उसके बारे में जो है आप लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे में ये मैंने एक जो है सोर्स लिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग का शेप, ये इस तरह का होता है, इस तरह का फॉर्म होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ये हमेशा रफ साइड पे होता है। आपको जब ऐसे की आंसर कॉपी मिलती है, एफपीएससी आपको आंसर कॉपी देता है, तो उनके एंड वाले पेज में आप चले जाते हैं, एंड वाले पेज पे आप ऊपर लिखते हैं रफ वर्क, और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह से करते हैं। पीछे जो भी रफ वर्क आपने करना होता है वो पीछे करते हैं, सिवाय प्रेसी के। वो प्रेसी का कैसे, अगर मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाई तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रेसी में किस तरह से आप फेयर पेजेस में रफ वर्क कर सकते हैं। तो ये शेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। की कैसे जाती है, ये मेन बात है। तो आज हम करेंगे ये किस तरह से की जाती है। सबसे पहले याद रखें कि टॉपिक जो आपने चूज किया है ऐसे का, उस टॉपिक को आप सेंटर में लिखते हैं और उसको इनसर्किल करते हैं। सबसे पहला काम ये है, राइटिंग द टॉपिक एंड इनसर्कलिंग इट, उसको इनसर्किल कर देते हैं। पहला स्टेप ये होता है, लाइक दिस। टॉपिक लिखा आपने, जैसे हमने पॉवर्टी लिया है, स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी, स्ट्रेटजीज फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टीज, तो ये मैंने लिखा है और उसको इनसर्किल कर दिया है। इस तरीके से आपने पेज के बीच में इनसर्किल करना होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि राइट पॉसिबल वेरिएबल्स। किसी टॉपिक के, जैसे फैक्चुअल ऐसे है तो उसके पॉसिबल वेरिएबल्स होते हैं। हमेशा याद रखें कि फैक्चुअल ऐसे में जो प्रॉब्लम होता है उसके पॉसिबल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इंट्रोडक्शन, काजेस, इफेक्ट्स और रेमेडीज, ठीक है, या एक्सटेंट ऑफ इशू, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी जो है ना पॉसिबल जो है ना वेरिएबल्स हैं फैक्चुअल ऐसे के। ये तरीका होता है। आपने पॉसिबल वेरिएबल्स, ये इसको देखें, राइट पॉसिबल वेरिएबल्स इस तरह से, इंट्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ इशू, कॉजेज, स्टेप्स टेकन, रेमेडीज एंड कंक्लूजन। ये फैक्चुअल एसेस का आपका जो है वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। इस तरह से आपने हर साइड पे लिखते जाने हैं वेरिएबल्स, जो जिसको हम बोलते हैं सबटाइटल्स। हम अगर कोई किसी और पेपर का सवाल करेंगे तो उसमें हम इन चीजों को बोलेंगे सबटाइटल्स, बट इन ऐसे हम बोलते हैं ये वेरिएबल्स हैं ऐसे के। इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो इसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं लिखते, वो जस्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखते हैं। बाकी रेमेडीज, कॉजेज, स्टेप्स टेकन और रेमेडीज जो हैं वो आप लिखते हैं। और अभी काम क्या है, अभी काम ये है कि ये आपको इंट्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ इशू नजर आ रहा है, तो आपको एक्सटेंट ऑफ इशू में अगर पॉवर्टी के रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी क्या कहते हैं कि नजर आती हैं, कोई भी रेलिवेंट कोई रिपोर्ट के बारे में आपको पता है पॉवर्टी के रिलेटेड, किसी सर्वे के बारे में पता है, ठीक है, किसी इंटरव्यू के बारे में पता है, किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज के बारे में पता है, वो यहाँ पे आप एक्सटेंट ऑफ इशू में कोट कर सकते हैं। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ये क्या चीजें हैं और उनको लिखा कैसे जाता है। मगर ये इस तरह से फॉर्म बनेगा, इस तरह से बन के अभी इसका अगला जो स्टेप है, स्टेप 3 जिसको बोलते हैं सोचें, और उसके बाद एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड फ्रॉम अबव सेड वेरिएबल्स, राइट देम डाउन द रेलिवेंट वेरिएबल। लाइकवाइज अगर आपको कॉजेस के बारे में कोई पॉइंट, अगर आप अपने वेरिएबल्स बना लिए और लिख लिए इस तरह से वेरिएबल्स लिख लिए, उसके बाद आपको जो चीज जिसके रेलिवेंट आ रही है, अगर
कोई पॉइंट कॉज का आ रहा है तो वो कॉज के नीचे लिखेंगे, कोई रेमेडीज का आ रहा है तो वो रेमेडीज के नीचे लिखेंगे, कोई स्टेप्स के बारे में आ रहा है तो वो स्टेप्स के नीचे लिखेंगे। तो एक तरीके से सीक्वेंसिंग आप खुद ही बना रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, तो वो सीक्वेंसिंग आपकी बनती जाती है। ये इस तरह से बनती है, जैसे मैंने ये आपको बताने के लिए ये लिखे हैं मैंने कि अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग में जल्दी जल्दी में लिखूं तो मैं लिखूंगा भाई कॉजेज क्या होते हैं जो है आपके पॉवर्टी के। तो जैसे ट्रेड डेफिसिट हो गया आपका, पुअर गवर्नेंस हो गई, अनटेप्ड पोटेंशियल हो गया कंट्री के रिसोर्सेज का। तो ये कॉजेज में मुझे पॉइंट्स याद आएंगे। अब लाजमी नहीं है कि ये तीनों चीजें मुझे एक ही साथ याद आई होंगी, मुझे एक पॉइंट कॉज से आया होगा, एक आपके स्टेप्स से आया होगा, एक रेमेडीज से आया होगा, एक कॉन्सिक्वेंसेज से आया होगा। तो जिसके रेलिवेंट मुझे जो पॉइंट मिलता है मैं उसको उसके हिसाब से उसके नीचे लिखता जाऊंगा इस शेप में। इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है आपकी ऐसे के लिए। अगर जो लोग बोलते हैं कि ये दिस इज काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम, तो दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। एक बहुत अच्छी चीज है, इससे आप सेफ होते हैं, आपको अपने पॉइंट्स को छांटी करने में एक आसानी मिलती है। आपको ये पता चल जाता है कि किन चीजों को लिखें और किन चीजों को हम ड्रॉप करें। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपके ऐसे में। तो इस तरह से आप उसके नीचे लिखते जाएंगे कम से कम। ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में कम से कम हर वेरिएबल के नीचे 8 to 10 पॉइंट्स आपके पास होनी चाहिए। 8 से 10 पॉइंट्स आप लिख लें, इवन वो रेलिवेंट हैं नहीं हैं कुछ भी हैं, मगर आपने लिखने ही। फिर आप खुद उनको जो है ना उनका वेटेज कर सकते हैं, उनको वेटेज के हिसाब से रख सकते हैं और ओमिट कर सकते हैं उनको। आगे चल के जो है ना मेन आउटलाइन में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल जो आप रेलिवेंट चीज सोच रहे हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। ये जैसे मैंने लिखी हैं, मुझे जिस तरह से मैंने लिखी हैं इस तरह से आपको 8 से 10 पॉइंट्स जो है ना 8 to 10 पॉइंट्स आपको हर एक के नीचे लिखनी है और बहुत जल्दी लिखनी है। इसके लिए आपने कोई इस तरह से नहीं करना कि पूरा आपने घंटा लगा देना है इस पे। आपकी जो होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग पे, हमेशा याद रखें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि अगर आप CSS एस्पायरेंट्स हैं तो CSS एस्पायरेंट्स के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन और इंट्रोडक्शन आपने पहले 50 मिनट में कर लेना है। अभी आप सोचें कि इंट्रोडक्शन बनाने में कितना टाइम लगता है आपको। तो ये चीज है कि आपको कम से कम 10 से 12 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देगी। एक चीज हमेशा याद रखें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आपकी हो जाती है, आपका समझें कि जो है ना 40% काम आसान हो जाता है। आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, आप फ्रीली लिख सकते हैं, आप चीजों को जो है वो लेके चल सकते हैं। आपको और पॉइंट्स आएंगे। बाज़ औक़ात ये होते हैं कि हम अपने जहन में रख के लिखना शुरू करते हैं तो जो है ना फेटिग की वजह से हमसे पॉइंट्स जो है ना वो मिस हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं बनती हमारी आउटलाइन में। तो ये जल्दी जल्दी लिखने, उसके बाद आपने जंप करना है आउटलाइन बनाने। तो ये रेलिवेंट वेरिएबल्स के नीचे हमने लिखा है। अब काम क्या है? अब हमारा काम है ऑर्गेनाइजिंग डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। ये डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स थी, ये तो आपको इस प्रेजेंटेशन में इस तरह से लग रहा है कि दे आर अच्छी तरह से ये बने हुए हैं, ब्यूटीफुली मेड। बट ये जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वो बहुत बुरी होती है, इनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो उनको फेयर करने के लिए आपको इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आप लोगों को अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे आउटलाइन की तरफ जाएंगे। अच्छा, if everyone is clear, they may raise their hands.
चलें जी, हम आगे जाते हैं। मेकिंग आउटलाइन फॉर एसे, उनको आप प्रॉपर सीक्वेंस में लाते हैं जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। और हमेशा याद रखें कि ये सीक्वेंस, जैसे मैंने पहले बोला, कि आपको वेटेज के हिसाब से और उस आइडिया की इम्पोर्टेंस के हिसाब से रखने हैं। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपने टॉप पे रखना है, टॉप टू बॉटम रखना है अपने इम्पोर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, बहुत से टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि आप जो हैं बहुत से एस्पायरेंट्स को ये मसला होता है कि वो, उनको टीचर्स ये बोलते हैं कि आप पहले अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऊपर रखें और उसके बाद नीचे आप उनकी वैल्यू बढ़ाते जाएं, ताकि आपके पेपर चेकर को इंटरेस्ट डेवलप हो। हमारे एक टीचर थे लाहौर में, शायद आप उनका नाम जानते होंगे, सर रजिया अब्दी। वो बोलते थे कि ये जो है ना फलसफे, ये सारी चीजें, ये जो है ना वो खिला में बनी हुई हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने आपने ओपनिंग सेंटेंस में ही टॉपिक को टारगेट कर देना है और जितना हेवी स्ट्राइक आप लगा सकते हैं उतना लगाना है। हेवी स्ट्रोक का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बॉम्बेस्टिक वर्ड्स यूज करने हैं, आपने कोई अनकॉमन इडियम्स का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट मतलब अच्छा स्ट्रोक लगाने का मतलब ये भी है कि आपने टॉपिक को टारगेट करना है, आपने इधर उधर की बात नहीं करनी, आपने फलसफे की बात नहीं करनी, आपने, और बहुत सी चीजें, बहुत से लोग ये समझते हैं ऐसे में अगर हम जो है ना कोटेशंस की भरमार करके आ जाते हैं तो फिर जो है ना वो इम्प्रेस होता है। तो ये मैंने अगले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि नेवर ट्राई टू इम्प्रेस देम। वो बाबे होते हैं और उनका तजर्बा हमारी उम्रों से ज्यादा होता है, तो ये कभी भी कोशिश ना करें। वेटेज के हिसाब से आपने पॉइंट्स रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ये मेन चीज है। यू मे डिसएग्री, मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि आउटलाइन सेंटेंस फॉर्म में बनाएं। आई रिपीट, आउटलाइन इन अ सेंटेंस फॉर्म। कभी भी अगर कोई बोलता है कि आप फ्रेजेस में लिख सकते हैं तो ये फोली कभी ना करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ये मिथ मिथ नहीं है, ये एक जो है ना रिलायबल सोर्सेज से मुझे पता चला है कि पेपर सेटर्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात आपकी आउटलाइन और आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, अगर उनका मूड हुआ तो बीच में एक दो पैराग्राफ्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, और अगर आपका राइटअप जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता तो आप फिर जो है वल्नरेबल बन जाते हैं। इसलिए आउटलाइन इन सेंटेंस फॉर्म में पढ़ने से उनको पता चल जाता है कि आप क्या डिस्कस करेंगे। और सेकंड चीज, वन आइडिया वन पैराग्राफ। बाज़ औक़ात टीचर्स बताते हैं, हमें बताया गया था, कुछ भी था, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है, जैसे मेरा इंग्लिश से बैकग्राउंड है तो मुझे इन चीज़ों का पता था, मगर टीचर्स बाज़ औक़ात इस तरह से बोलते हैं कि अगर आपका ऐसे रह जाता है तो आप एक चीज़ करें कि लास्ट उसमें अगर आपके पॉइंट्स रह जाते हैं तो लास्ट पैराग्राफ्स में आप दो दो तीन तीन आइडियाज डाल दें। ये फोली कभी ना करें। हमेशा याद रखें कि ये जो लॉन्ग एसेज होते हैं, ये 2500 से 3000 वर्ड्स के जो एसेज होते हैं, इन एसेज की यही आपकी खूबी होती है कि आपने एलाबोरेटिव बनना होता है, एक आइडिया को इतना एलाबोरेट करना होता है, उसमें आपने डिस्कशन करनी होती है। तो आप जब दो या तीन आइडियाज एक पैराग्राफ में डालते हैं तो वो डिस्कशन आपकी जो है ना उसका वो उसको फ्लेवर नहीं मिलता। अभी अगर ये इसे बात करें हम इसकी स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन इन पाकिस्तान, तो इसके पॉसिबल वेरिएबल्स ये होंगे। आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ और वेरिएबल इसमें होने चाहिए। आई मे एग्री, अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं कि हम इसमें कोई चीज़ ऐड करें तो आप बता सकते हैं मुझे। पर मेरे मुताबिक जो हैं इनके वेरिएबल्स ये होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, थीसिस स्टेटमेंट होगा, एक्सटेंट ऑफ इशू होगा, कॉजेज होंगे, स्टेप्स या गवर्नमेंट मेयर्स होंगे, और फिर कंक्लूजन होगा।
नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इम्पैक्ट्स। भले प्लीज आप माइट अनम्यूट करके मुझे बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं। सर मैं इम्पैक्ट का पूछ रहा था कि इम्पैक्ट्स लिखने में हम्म प्रॉब्लम्स के देखें, इम्पैक्ट्स। देखें भले मसला क्या है, ये 2008 तक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, ये ऐसे किसी पुराने साल का लिया हुआ है। तो उस टाइम ये होता था कि एक्सटेंट ऑफ इशू का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक्सटेंट ऑफ इशू के बाद जब तक आपसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछे जाते, आपने नहीं लिखनी। और दूसरी चीज, आप तब लिख सकते हैं जब आपको आपको ये पता हो कि आप वन आइडिया वन पैराग्राफ वाली पॉलिसी पे पूरे उतरते हैं, फिर भी आपका टाइम बच रहा है, आपकी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी है कि आप अगर इन 6 से 7 वेरिएबल्स को कंप्लीटली लिख लें, अगर इतनी स्पीड है और इतना आप आगे लेके जा सकते हैं और रिपीटेशन नहीं करते एक्सटेंट ऑफ इशू में या आपके कॉन्सिक्वेंसेज में, तो फिर ये होता है कि फिर आप उसको कॉन्सिक्वेंसेज को लिख सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लाजमी ना लिखें और लाजमी लिखें, बट आजकल जो है जब तक पूछा नहीं जाता ये नहीं लिखा जाता। आजकल जिस तरह के आप ऐसे के पेपर्स देखें कि कॉन्सिक्वेंसेज का जब तक नहीं पूछा जाता, तो आपको इवन बुक्स में आपको डिफरेंट टीचर्स जो हैं, ये तो एक कॉमन सी चीज है, बहुत से टीचर्स जो हैं कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स का नहीं बताते। ये एक पुरानी आउटडेटेड जो है बात हो गई है कि कॉन्सिक्वेंसेस लिखें जबकि पूछे ना गए हों। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि एक्सटेंट ऑफ इशू का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इशू। सॉरी, कम अगेन। एक्सटेंट का ये एक्सटेंट ऑफ इशू का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इशू है या? जी बिल्कुल, मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। ओके सर, श्योर। तो ये पॉसिबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये है कि आप इसमें जो है कॉन्सिक्वेंसेज का, जैसे बलीग ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल था ये, बाजू का ऊपर मैंने भी उसमें लिखा है इनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में। मगर राइटिंग स्पीड मैटर करती है, आपकी आपकी रेलिवेंस मैटर करती है और आपकी क्वालिटी मैटर करती है। आप जब जो है क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आपकी जो है क्वालिटी जो है वो आपकी कंप्रोमाइज हो जाती है। इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखें कि इंट्रोडक्शन में मैंने इसके लिए एक टेक अवे दिया है, उससे बाद इस स्टेटमेंट पे आते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लीव द इंट्रोडक्शन ब्लैंक व्हिच इज टेक्निकली रॉन्ग। हमेशा याद रखें कि ये आउटलाइन की बात कर रहा हूं, ये आपका टेक अवे है कि आउटलाइन में आप कॉजेज में और रेमेडीज में, एक्सटेंट ऑफ इश्यू में लिखते हैं, मगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा होता है और वो सारा ब्लैंक होता है। ये फोली कभी भी ना करें। मैंने खुद जब मैं पढ़ता था, प्रिपरेशन करता था, तो जब मैंने चेक करवाया था ये ऐसे अपने सर से, टीचर से, सर रजी आबदी से, तो उन्होंने मेरा ऐसे फेंका था कि ये इंट्रोडक्शन में अगर आप ये खाली क्यों छोड़ते हैं, ये कभी भी ना किया करें। हमेशा आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लिखा करें। तो ये टेक अवे है आपका। दूसरी चीज ये है कि ओपनिंग सेंटेंस मस्ट बी अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जबकि छोटे छोटे जुमले लिखना अच्छी बात है और सेफ प्रैक्टिस है। ओपनिंग सेंटेंस सिर्फ ऐसे की वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिख लें। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब अगर कंपाउंड सेंटेंस है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, वो ज्वाइंट होंगे एक कंजंक्शन के साथ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट ये इसका ये है कि इंट्रोडक्शन में हम आउटलाइन जब बनाते हैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं और उस इंट्रोडक्शन में लिखने के बाद
हम उसको खाली छोड़ देते हैं, कोई जुमला नहीं लिखते। जैसे मैंने ये जुमला लिखा है ना, वो जुमला मैं आपको दिखाता हूँ, फिर शायद समझ आ जाए आपकी। ये इंट्रोडक्शन लिखा तो मैं कॉलन दूंगा वहां पे, उसके सामने मुझे एक सेंटेंस लिखना है। पहले वाला मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू पाकिस्तान इज कन्फ्रंटेड विद टुडे। या नीचे वाला अगर आप जुमला देख लें, including many other pressing issues, Pakistan is under the threat of severe poverty, which is leading to ruination of its people. ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के नीचे नहीं आ जाना आउटलाइन में, आपने सेंटेंस लिखना है उसके अगेंस्ट में। ये पॉइंट था आपका जो आपने पूछा है सवेरा। थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? एक ओपनिंग सेंटेंस होता है जो पूरे टॉपिक को डिफाइन करता है, पूरे टॉपिक के बारे में बताता है। एक ऐसी चीज है थीसिस स्टेटमेंट जो बहुत जरूरी है मगर बहुत मुश्किल है लिखना। ठीक है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जो राइटर्स होते हैं जैसे मोहम्मद आमिर राना सिक्योरिटी पे लिखते हैं, या सिरिल अल्मेडा लिखते थे डॉन लीक्स वाले, ठीक है, तो या जो है नदीम पराचा लिखते थे, या डॉक्टर मुबारक अली लिखते थे। तो ये लोग, इनके आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे, और डॉन में और आपके दी न्यूज़ में, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में, आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहते हैं तो आप एक चीज़ याद रखें कि आप उन आर्टिकल्स के बीच में आप एक चीज़ देखते होंगे। वो चीज़ होती है कि उसमें बीच में एक बोल्ड राइटिंग में थीसिस दिया हुआ होता है। तो ऐसे में भी इस तरह का थीसिस होता है जो इंट्रोडक्शन के बाद होता है। बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स बताते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन से ऊपर होनी चाहिए, कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ बुक्स बताते हैं कि वो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन से नीचे हो, कुछ ऊपर लिखते हैं। तो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है। आप थीसिस स्टेटमेंट जो है ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। और एक और बात शायद आपने कभी सुनी ना हो, मैं भी सुनी हो, थीसिस स्टेटमेंट लिखना एक जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप की थीसिस स्टेटमेंट टेक्निकली लैग कर रही है तो थीसिस स्टेटमेंट को छोड़ के दूसरे वेरिएबल्स पे चले जाएं, यानी कि आप इंट्रोडक्शन पे चले जाएं, एक्सटेंट ऑफ इशू पे चले जाएं, कॉजेस पे चले जाएं, कॉन्सिक्वेंसेस पे चले जाएं, रेमेडीज पे चले जाएं, एंड कंक्लूजन पे चले जाएं। थीसिस स्टेटमेंट हरफ आखिर नहीं है, लाजमी नहीं है लिखना, मगर आपको लगता है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन गई है तो आपको लिखनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है, ये बात हमेशा याद रखें। थीसिस स्टेटमेंट बनाना उसमें 3 स्टेप्स दरकार होते हैं। 3 स्टेप्स में थीसिस स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। इस पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस के साथ ही थीसिस स्टेटमेंट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, एक दूसरे के साथ ग्रुप में कोऑर्डिनेट करें कि मैंने इस टॉपिक की जो है ये थीसिस स्टेटमेंट बनाई है। सारे लोग जो हैं आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आई वुड बी वाचिंग यू, तो आप उस पर थीसिस स्टेटमेंट बना के एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के साथ आपकी जो है उस टॉपिक पे ग्रिप आ सकती है, आप थीसिस स्टेटमेंट बनाना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बलीग पूछ रहे हैं कि सर इंट्रोडक्शन स्टार्ट में हम किसी रिसेंट इवेंट रेफरेंस दे सकते हैं। आप देखें, इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन का स्टार्ट ये है कि टॉपिक को हिट करना होता है। आप ओपनिंग सेंटेंस जो आउटलाइन में लिखते हैं वही ओपनिंग सेंटेंस आप मेन ऐसे में लिखना पड़ता है आपको। जो ओपनिंग सेंटेंस आपकी आउटलाइन में है, अगेंस्ट इंट्रोडक्शन, अगेंस्ट ईच आउटलाइन, कॉजेज की हो, इम्पैक्ट की हो, रेमेडीज की हो, तो जैसी वहीं पे लिखी है एज इट इज सेंटेंस उठा के आपने स्टार्ट वहीं से करना है,
नीचे आप जो भी रेफरेंसेस देना चाहते हैं वो दे दें। और अगर वो इंट्रोडक्शन में अगर आप रेफरेंस देंगे तो आपकी जो इंग्लिश है, आपकी जो जो आपकी लैंग्वेज है, आपका थॉट है, वो चीज़ आप किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर आप स्टार्ट में ही कोई रेफरेंस दे देते हैं तो वो सेंटेंस आपका जो है ना, इंग्लिश इंग्लिश आपकी फिर उसमें लेक करती है। आपने कहीं से उठा के तो देख दिया, फिर उस इंग्लिश को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे उसमें, क्योंकि वो एक 1.5 लाइन का होता है आपका इंट्रोडक्शन आउटलाइन में, तो उसमें अगर रेफरेंस दे दिया तो फिर बचता क्या है। चलें, स्टेप्स टू मेक अ थीसिस स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेप, ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक। जैसे मैंने बोला था, टॉपिक को सोचें। सेकंड स्टेप, रिफ्रेज योर टॉपिक एज अ क्वेश्चन एंड आंसर इट। अगर फैक्चुअल है, सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव है, खुद से उस सवाल का, उस टॉपिक को खुद से उसको सवाल बनाएं और उसका जवाब दें। जैसे कि पॉवर्टी पे है, उसमें स्ट्रेटजीज पूछे गए हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज पॉवर्टी, ठीक है, एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। उसने स्ट्रेटजीज पूछे, तो आप अगर इस टॉपिक को दो चीजों में, व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, ये सवाल बन जाता है। इसका आप जवाब देंगे वुड बी योर थीसिस स्टेटमेंट। कोई भी टॉपिक दिया गया है, किसी भी तरह का दिया गया है, उसको सवाल बनाएं और उसका खुद जवाब दें, आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है। टॉपिक्स लें, प्रैक्टिस करें, आपकी परफेक्शन आ जाती है ये इन चीजों में कि व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट आर इट्स वे फॉरवर्ड। थर्ड स्टेप है आपका पॉलिशिंग द आंसर, रिवाइज, एडिट एंड एड व्हाट्स मिसिंग। जो लिखा, जो आपने सवाल सोचा, उसका जो जवाब आपने लिखा, ठीक है, उसको पॉलिश करने के लिए रिवाइज करें उसको, अगर जरूरत है तो एडिट करें, और वो चीज ऐड करें अगर आपको लगता है कोई चीज इसमें मिसिंग है। अगर आपसे उसने टॉपिक में जो है वो वे फॉरवर्ड पूछें, आपने सिर्फ टॉपिक को हिट किया है कि ये चीज जो है पॉवर्टी जो है बहुत बड़ा मसला है, तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपको उसके वे फॉरवर्ड की तरफ भी जाना होता है। तो ये आपकी जो है इस तरह से बेटर बन सकती है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद उसी टॉपिक को सवाल बनाएंगे और उसका जवाब देंगे, और तीसरी चीज जो है पॉलिश करेंगे आप, रिवाइज करके, एडिट करके, और जो चीज जरूरी है उसमें ऐड करके या ओमिट करके। ये मेन चीज है थीसिस स्टेटमेंट के बारे में। मैंने जैसे पहले कहा था कि यू मे डिसएग्री विद मी, बट यही चीज है जो मैंने पढ़ी है और मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। तो हमेशा याद रखें कि क्या थीसिस स्टेटमेंट एक कोटेशन हो सकता है। अच्छा, ये मैंने पॉवर्टी का एक दिया है थीसिस स्टेटमेंट। देयर आर मेनी डिफरेंट reasons why poverty occurs, and as such there are many different avenues to pursue in eradication of poverty. अच्छा, वही सवाल, can thesis statement be a quote? yes, बन सकती है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं, इवन काफी टीचर्स बोलते हैं कि ये जो कोटेशंस हम लिखते हैं ये पेपर चेकर्स की बहुत बार पढ़ी होती हैं, और बहुत बार जो है ना वो उन्होंने चेक की होती है, तो ये क्रैश हो गई हैं, ये उनका इंटरेस्ट अब कोटेशंस पे नहीं है। दे माइट बी राइट, बट हमेशा याद रखें कि अगर आपकी कोई कोटेशन टॉपिक को सही से हिट कर रही है तो फिर आपको यू मस्ट गो विद द कोटेशन, किसी भी कोटेशन के साथ जाएं। जैसे कोल्ड वार पे एक कोट है, आप देखें अभी कोल्ड वार पे अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो कोल्ड वार पे एक सवाल आता है, तो आप एक रिचर्ड निक्सन ने बोला था कि द कोल्ड वार इज नॉट थॉइंग, इट इज बर्निंग विद अ डेडली हीट, कम्युनिज्म इज नॉट स्लीपिंग, इट इज ऑलवेज प्लॉटिंग, स्कीमिंग, वर्किंग एंड फाइटिंग। ये रिचर्ड निक्सन ने जो है कोल्ड वार के लिए बोला था।
तो ये चीज जो है पूरा उसको डिफाइन कर रही है। ये अगर हम कोल्ड वार की थीसिस स्टेटमेंट बना लें तो ये कोल्ड वार की थीसिस स्टेटमेंट भी बन सकती है। तो इस तरह से अगर कोई कोटेशन किसी टॉपिक को सही से डिफाइन कर रही है तो यू मस्ट राइट कोटेशन इन योर थीसिस स्टेटमेंट। जैसे ये दो मैंने पॉवर्टी की थीसिस स्टेटमेंट्स एस होमर की और नेल्सन मंडेला की दी है। नीचे वाली तो कंप्लीटली आपके टॉपिक को हिट कर रही है। पॉवर्टी इज नॉट लाइक एन एक्सीडेंट like slavery and anti-apartheid. It is man-made and can be removed by the actions of human beings. क्या बोल रहा है? पॉवर्टी भी हमने काज की है, हम ही उसका रीजन है। वी हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द रिसोर्सेज प्रॉपरली। इसी वजह से जो है ये पॉवर्टी हुई है पूरी दुनिया में, पूरे मतलब यहाँ के पाकिस्तान में। स्लेवरी की तरह, स्लेवरी और एंटी अपार्थाइड तो फिर शुरू से ही थे। ठीक है, ये चीजें जो है मेन मेड हैं सारी। एक्सटेंट ऑफ इश्यू, पहले आप लोगों ने सवाल किया। एक्सटेंट ऑफ इश्यू इज अबाउट हाउ ग्रेट, इंपॉर्टेंट और सीरियस अ प्रॉब्लम इज। कितना सेवियर है ये जो है आपका प्रॉब्लम, इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना शदीद है ये मसला, उसको एक्सटेंट ऑफ इश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉवर्टी पे एक्सटेंट ऑफ इश्यू की हम जब बात करेंगे, रिचर्ड निक्सन, मैं वो कोई कोट शेयर कर देता हूं बाद में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि यहाँ पे लोग जो है 62% जो है पॉपुलेशन पाकिस्तान की $2 से कम कमाती है। 2019 में यूएनडीपी ने ये रिपोर्ट दी थी। और नीचे आपकी सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर ने दिया है कि इतनी गुर्बत है, लोग जो हैं वो पॉवर्टी में हैं, वल्नरेबल हैं। ठीक है, पॉवर्टी रेट ने इतना जंप किया है। देखें ये बलीगुर रहमान, टॉपिक्स आजकल मुश्किल आते हैं, आई डू एग्री, मगर आप जो है स्टार्ट में ये इस लेक्चर का मकसद ही यही है कि आपको इनके वेरिएबल्स के बारे में बताया जाए और आप उन पे लिखें और उनके अगेंस्ट में आपको रेस्पॉन्सेज दिए जाएं। कोई भी आप टॉपिक जो है ना, अभी आपको अगर फैक्चुअल एसेज आपके हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लाजमी नहीं है कि आप पॉवर्टी पे लिखें, आपको जो मुश्किल फैक्चुअल एसे लग रहा है वो उठा के लिखें, उस पे वेरिएबल सोचें और उन पे ये टॉपिक जब आप लिखेंगे अब आप प्रैक्टिस में ये ब्रेन स्टॉर्मिंग और आउटलाइन आप बनाएंगे तो आप कोई भी टॉपिक उठा के लिख सकते हैं और लॉन्ग ऐसे भी उन्हीं टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। ये क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस टीम में ऐसे हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ों को ले रहे हैं, तो उनको अगर हम बोलें कि बी वेयर द बेयरनेस ऑफ बिजी लाइफ, तो जाहिर है वो इन चीज़ों को उनको कैच करना, उन चीज़ों को उनको समझना एक प्रॉब्लम होती है। तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, वो आप पे एंड करता है। आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनमें ये वेरिएबल्स होते हैं, उनको इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस में जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं आप ले लें। उसमें अगर आपके राइटअप के साथ कोई इशू होता है तो उसमें मैं अपना 2 सेंट दे सकता हूँ, तो फिर आपको चीज़ें जो है ना समझ आना शुरू होती हैं। तो ये एक्सटेंट ऑफ इशू है पॉवर्टी का कि कितना सेवियर प्रॉब्लम है ये। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब इस तरह से आपने लिखना है। मकसद आपको समझाने का यही है कि ये वेरिएबल्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर आप आउटलाइन बनाते हैं तो वो आउटलाइन आपकी सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। इसमें आप जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है सवेरा ने कि सर आपने स्टार्ट में कहा कि 1 पैराग्राफ 1 आइडिया, जैसे एक्सटेंट वगैरह है उसमें हमें ये बताया इसमें इतना सीवियर इशू है, हम एडिशनल क्या लिखें जो हमारा पैराग्राफ पूरा हो। बात सुने, ये वाहिदी आपका
पैराग्राफ है आपका एक्सटेंट ऑफ इश्यू वाला, कि इसमें जो रिपोर्ट्स है वो सारी रिपोर्ट्स आप एक पैराग्राफ में भी बना सकती हैं, 2 पैराग्राफ्स में भी बना सकती हैं, और 3 पैराग्राफ्स में भी बना सकती हैं। एक्सटेंट ऑफ इशू का मतलब ये है कि उस पर एक पैराग्राफ बना के उनमें डिफरेंट रिपोर्ट्स का जिक्र करके उनमें ये चीज बताए हैं कि ये क्या मसला है और इसकी सेवियरिटी क्या है। तो आप इस तरह से उनको एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में बता सकते हैं। बेटर है कि एक ही पैराग्राफ में आप 2-3 रिपोर्ट्स का जिक्र करें, बाकी जो है आप ऐसे के दूसरे उसमें डिस्कोर्स में सारी चीजों पे ले आएं। जैसे कॉजेज में अगर बात करते हैं आप, अगर आप उसमें कॉन्सिक्वेंसेज में बात करते हैं, अगर आप रेमेडीज में बात करते हैं, तो वहीं पे भी वो रेफरेंसेस ला सकते हैं। शुरू में मेजर 2 से 3 आप जो है किसी सर्वे को आपने कोट कर लिया, किसी आपने रिपोर्ट की साइटेशन कर दी, तो 2-3 साइटेशंस और उनका रेफरेंस इस्तेमाल करके आप नीचे चले आए। नीचे भी तो आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उनमें ये चीजें आप डालते जाएंगे, रेलिवेंट चीजें। और बेटर आइडिया ये है कि आप जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, राइट साइड पे उस टॉपिक के अगेंस्ट में जो जो रेलिवेंट आपने रिपोर्ट्स, सर्वेस, कोई इंटरव्यू सुने, उनके नाम लिख लें साइड में, ताकि आपको लिखते वक्त जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो उसमें रेफरेंस देने में आपको काम आएंगे। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, जैसे मैंने एक्सटेंट बताए, वेरिएबल्स बताए कि म्यूट माइक करें, माइक म्यूट करें प्लीज। ठीक है, उसके बाद काजेज ऑफ पॉवर्टी के बाद आप आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स दिए हैं, स्टेप्स टेकन। अब्दुल सलाम, कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज की आप बात कर रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ इशू का एम आई ऑडिबल सर? जी जी हेलो सर। सर जैसे कहा जाता है कि इंट्रो के बाद जो है ना थोड़ा बायर्स आए हुए सर कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में थोड़ा लिखना चाहिए। तो सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो सर कंटेम्प्रेरी इश्यूज लिखना चाहिए या नहीं? देखें, कंटेम्प्रेरी इश्यूज यही है ना एक्सटेंट ऑफ इशू। कंटेम्प्रेरी इशू का मकसद ये है कि उसकी सेवरिटी, अगर वो कंटेम्प्रेरी इशू उसकी सेवरिटी डिफाइन कर रहे हैं तो फिर आप एक्सटेंट ऑफ इशू में उनको लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है कॉजेज के बाद स्टेप्स टेकन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। अभी स्टेप ये गवर्नमेंट लेवल से पे हो सकते हैं, किसी एनजीओज ने लिए होंगे जिसे पॉवर्टी को कैटर करने के लिए नेशन वाइड सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं। एहसास प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट मेजर्स थे, बेस्ट के इनिशिएटिव्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे और नॉन गवर्नमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो भी चीजें की गई हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप उनको जो है वहां पे डिस्कस कर सकते हैं स्टेप्स टेकिंग में। उसके बाद रेमेडीज। अभी रेमेडीज में भी यही चीजें, बाज़ों का ये एक चीज याद रखें, ये आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये जब आप ऐसे करते हैं कि बाज़ों का आपको रेमेडीज रिकॉल नहीं होती आपको, तो हमेशा याद रखें कि जो कॉजेज हैं, कॉजेज का जो उलट होता है वो रेमेडीज होती हैं। ये एक जो है वो एक ट्रिक है। जब आपके पास किसी टॉपिक को लेके बाज़ औक़ात आपके पास टाइम नहीं बचता, या आपके पास आपको एक मसला होता है किसी भी रेमेडीज को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, तो सिंपल वे ये होता है टाइम कम होने का, और ज्यादा सोचने पे टाइम अगर आपका लग रहा है, तो जो कॉजेज हैं उनका उलट आपकी रेमेडीज होती हैं, तो वो उनका उलट लेके आप रेमेडीज बना सकते हैं। और उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन फिर से वही बात होगी कि नेवर लीव कंक्लूजन ब्लैंक। ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना जरूरी होता है।
ये 5 से 6 आपके वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स पे आप ऐसे लिखते हैं, ये रिकॉल करें मेजर टेकअवेज हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन को लेके। सर प्लीज कंक्लूजन को दोबारा बता दीजिएगा जरा। कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया कि हम खाली छोड़ देते हैं आउटलाइन में इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसको खाली छोड़ दिया, मगर वहां पे हमें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस लिखना होता है। एक जुमला लिखना लाजमी होता है अगेंस्ट इंट्रोडक्शन, इवन अगेंस्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप कनेक्टर्स यूज करते हैं इन अ नटशेल, वो तो पूरे कंप्लीट उसमें ऐसे में लिखते हैं आप, बट आपने वहां पे एक सेंटेंस लिखना है कंक्लूजन के अगेंस्ट और इंट्रोडक्शन के अगेंस्ट। अच्छा, उसके बाद म्यूट करें माइक। Sir, can we say thesis statement is a part of introduction as it introduces a topic to a reader? No, this is not introduction. बाजों का ये समझा जाता है कि आप इंट्रोडक्शन वाला ओपनिंग सेंटेंस लिख लें, वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। तो अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते, इफ यू आर नॉट वेल गुड विद थीसिस स्टेटमेंट, तो आप क्या करते हैं, आप इंट्रोडक्शन, फिर एक्सटेंट ऑफ इशू, फिर कॉजेज, गवर्नमेंट स्टेप्स और रेमेडीज पे आ जाते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस आपकी थीसिस बन जाता है। आपका पेपर चेकर उसी सेंटेंस को जो है ना आपकी थीसिस स्टेटमेंट समझता है। तो अगर आप सेपरेट थीसिस लिखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन अलग हो जाता है और थीसिस अलग हो जाता है। थीसिस स्टेटमेंट इज एन एडिशन। ठीक है, ये पहले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिसेंट एक कॉन्सेप्ट है आपका। डू यू नो, आई डिडंट राइट थीसिस स्टेटमेंट 2018, मैंने नहीं लिखा था, और बहुत से मेरे बैचमेट्स ने नहीं लिखा था। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते उस पे उसको जस्टिफाई, या आपको लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन का ओपनिंग सेंटेंस अच्छा लिख लिया है आपने, तो यू नीड नॉट टू राइट दिस स्टेटमेंट। अच्छा, मेजर टेकअवेज के ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपने की है उनके सर, हाउ मेनी पेजेस आउटलाइन शुड बी रिटन। अच्छा, ये फैक्चुअल के लिए हैं, ये पेजेस के मैं बता रहा हूँ अब्दुल सलाम आपको, ये सिर्फ फैक्चुअल के वो हैं वेरिएबल्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो अपने वेटेज के हिसाब से उनको आप सीक्वेंस देंगे मेन आउटलाइन में और पॉसिबल वेरिएबल्स आप पहले सोचेंगे और वो इंसर्किल करके उसके अगेंस्ट लिखेंगे और उनके नीचे उनकी सपोर्टिंग पॉइंट्स आप लिखेंगे। अगेन, वन आइडिया वन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपने आउटलाइन में ब्लैंक नहीं छोड़ना, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। आई रिपीट, सेंटेंस फॉर्म में आउटलाइन लिखनी है। इंट्रोडक्शन का जो ओपनिंग सेंटेंस है मस्ट बी अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नहीं पता तो प्लीज रेनेट मार्टिन या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। कंजक्शन में जो है किस तरह से कोरिलेटिव कंजक्शन उनमें यूज होती हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है उसमें, तो वो आप लाजमी पढ़ लें ताकि आपका ओपनिंग सेंटेंस हो वो कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो आपका। अभी आते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन जब आप उसमें लिखते हैं हमेशा याद रखें कि अगर फैक्चुअल ऐसे है तो कोशिश करें कि आपकी वर्ड लेंथ जो है, वर्ड लेंथ पे बात करते हैं, फिर आपको आउटलाइन के पेजेस के बारे में बताते हैं कि फैक्चुअल ऐसे में वर्ड लेंथ लाजमी नहीं होता कि आप 3000 पे 3000 लिखें। 3000 वर्ड्स मांगे गए हैं तो आपने 3000 ही लिखने हैं। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपका टॉपिक जस्टिफाई हो जाता है दैट्स इनफ। बट एक चीज है
कि ये जो आपके फैक्चुअल एसेज हैं ये डिमांड करते हैं कि आप ज्यादा लिखें, तो कम से कम आपके जो है 2000 से 2500 वर्ड्स तक का होना चाहिए ये एसे। मतलब वर्ड्स तो आप वहां पे काउंट नहीं करेंगे, 18 to 25 जो है पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो 18 से 25 तक के दरमियान आपके पैराग्राफ्स हों। तो आप इस हिसाब से समझ लें कि आप एक चीज इस हिसाब से समझ लें कि आपकी आउटलाइन कितनी होगी। तो बाज़-औक़ात एक कंप्लीट पेज, मतलब पेज 1 पेज 2 तक अगर आपकी आउटलाइन एंड हाफ पेज, आप जब CSS, आप लोगों में जिन लोगों ने CSS दिया है पहले, तो वो आपने अगर पहले दिया है CSS, तो वो कॉपी आपने देखी होगी कि उसका स्टार्ट हमेशा जो होता है वो हाफ पेज से होता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो वहां पे वो हाफ पेज होता है, हाफ से भी कम होता है, तो वो पेज और एक कंप्लीट पेज, एक साइड और दूसरी साइड, वो दोनों आप अगर कर लेते हैं तो आपकी आउटलाइन सही है। मतलब 2.5 पेज पे आपकी आउटलाइन होनी चाहिए, एक कंप्लीट पेपर और एक हाफ पेपर आपका होना चाहिए आउटलाइन। और आउटलाइन में हमेशा याद रखें कि आप जो हैं वो जब लिखते हैं आउटलाइन, तो आउटलाइन लिखने में आपका सेंटेंस फॉर्म जब लिखते हैं, और उनमें एक चीज याद रखें कि अपनी राइटिंग को बिल्कुल खुला लिखना है। आपने राइटिंग अगर आपकी बिल्कुल छोटी है तो उसको बड़ा करना है, और राइटिंग आपकी पढ़ने जितनी हो, आपने कोई फ्लावरी राइटिंग और इतना खूबसूरत बना के नहीं लिखना। आपके आइडियाज के साथ उसको मतलब कंसर्न है, आपके आइडियाज कितने अच्छे हैं और आप कितना उसको लेके चल सकते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने अपनी स्पीड अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो राइटिंग स्पीड बढ़ाएं। हमेशा याद रखें कि आपका हाथ आपके थॉट्स के साथ चलना चाहिए। तो ये था आपका फैक्चुअल एसे। नहीं जी, इंट्रोडक्शन जो है आपका वो आउटलाइन जहाँ पे कंप्लीट होती है ना, आउटलाइन के अगर पेज कंप्लीट हो गया है, 2 से 4 लाइंस या हाफ पेज से कम रह गया है, तो फिर आप जो है नए पेज पे चले जाएं। अगर हाफ पेज से ज्यादा आपका रहता है तो 2 लाइंस दे के ऐसे लिख के कॉलन दे के आपने ऐसे स्टार्ट करना है। और एक चीज याद रखें कि टॉपिक सिर्फ आउटलाइन के ऊपर लिखना है, नीचे दोबारा ऐसे का टॉपिक लिखने की हरगिज जरूरत नहीं है। आपने नहीं लिखना ऐसे का टॉपिक दोबारा। और दूसरी चीज ये है कि आप जहां तक ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको मैं इंट्रोडक्शन पे एक और लेक्चर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है सारों का एक हम कंबाइन पढ़ेंगे तीनों का, क्योंकि वो थोड़ा सेम होता है मगर 3 टाइप्स के इंट्रोडक्शंस होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप जो लेके मतलब जो इजी लगता है आपको वो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। 3 टाइप्स का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको उसी तरह से लिखेंगे आप। इसके अलावा आप इसमें ऐसे में एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने कोई भी आउटलाइन हो गई, अभी तो आज हमने आउटलाइन पे बात की है, आउटलाइन हो गई कोई भी, अगर आपने मेन ऐसे अगर शुरू कर दिया है, तो मेन ऐसे में भी एक चीज याद रखें कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जिन पे पेपर चेकर आपसे जो है वो आपके राइटअप पे और उस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। एक तो नेशनल इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। कोई भी चीज अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रिटी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाती। कोई भी चीज जिसमें आपकी जो है पेट्रियाटिज्म जो है वो आपकी क्वेश्चन हो रही है, वो कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती। आपने एक चीज याद रखनी है, आपने ज्यादा पॉजिटिव नहीं बनना। ओवर पॉजिटिव लोग होते हैं, जैसे जैसे हर चीज में जो है ना मतलब बिल्कुल पॉजिटिव जैसे लोग होते हैं ना, आइडियलिस्ट जैसे होते हैं, इस तरह से नहीं बनना, आपने रियलिस्टिक बनना है।
मेन, और दूसरी चीज, मेन चीज ये है कि अगर कोई भी फैक्चुअल ऐसे है यानी कि प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, उसका एंड जो करना है आपने वो पॉजिटिव नोट पे करना है। जी, सेक्ट की तो बात ही नहीं है, सेक्टेरियनिज्म तो आपने बतानी ही नहीं है ना। आप अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एक चीज याद रखें कि आप किसी भी, आप किस एरिया के हैं, किस सेक्ट से आपका वास्ता है, और किस किस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, वो चीज तो आपने शो ही नहीं करनी। आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने इस तरह से ऐसे लिखना है कि अगर आपका ऐसे कोई अमेरिका में बैठ के जो है ना पढ़ रहा है, तो उसको ये ना पता लगना चाहिए कि दिस ऐसे जो है, ये जो ऐसे लिखा हुआ है कि किसी जो है ना पाकिस्तानी का लिखा हुआ है, या किसी जो है नॉन नेटिव का लिखा हुआ है। ऐसे इस तरह से लिखना है, ऐसे न्यूट्रल थॉट्स देने हैं। आपका आपके लिखने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि उसको ये लगे कि ये किसी जो है नेटिव की लैंग्वेज है और रियलिस्टिक है। हमेशा याद रखें कि रेमेडीज जो आप देते हैं ना, ये जो रेमेडीज आप देते हैं, हमेशा याद रखें कि इन रेमेडीज में एक चीज में मेन भूल गया कि शुड का इस्तेमाल नहीं करना आपने, कि गवर्नमेंट शुड, इसकी जगह पे आपने गवर्नमेंट नीड्स टू, गवर्नमेंट मस्ट। ठीक है, ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है, शुड नहीं करना। ये शुड वाले बहुत हैं एंकर्स जो है ना, आए दिन न्यूज चैनल्स पे बैठ के ये सारी बातें करते हैं। आपने जस्ट जो है प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकल जो है ना वो एग्जांपल्स देने हैं। और एक अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि आप किसी मॉडल को ले आए। इकोनॉमी पे अगर कोई सवाल आता है तो इकोनॉमी पे आप सिंगापुर के मॉडल को ले आए कि सिंगापुर ने किस तरह से जो है इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की है। ठीक है, सिंगापुर ने, मलेशिया ने किस तरह से की है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें कि ये आपका सिंगापुरियन मॉडल को आप जब फॉलो करेंगे तो वो एक एक जो था सेहरा था, मतलब सेहरा नहीं, मतलब इसको ये कहें कि वो एक चीज थी कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी वहां पे, चोर उचक्के थे, वहां पे हालात बेहतर नहीं थे, जंगल थे। तो मलेशिया से ये अलहदा हो गया, और उसके बाद जो है उसने किस तरह से डेवलपमेंट किए, उसने इकोनॉमी के मॉडल को किस तरह से, इकोनॉमी को किस तरह से परस्यू किया है, और उसके बाद आज पूरी दुनिया जो है ना सिंगापुर की तरह इकोनॉमी बनना चाहती है। तो ये किसी न किसी मॉडल को आप ले आए। जैसे पावर्टी है तो पावर्टी को दूसरे ममालिक ने किस तरह से केटर किया है, तो वो मॉडल ले आएंगे। और वही मॉडल अगर आपके उस पे आपके कंट्री के साथ, आपके कल्चर के साथ थोड़ा सिमिलर हैं, तो वो मॉडल जो है रेलिवेंट होते हैं उसमें। सर, बांग्लादेश या इंडिया को कोट करना नेशनल इंटीग्रिटी नहीं, ये देखें आप ये जो पेपर चेकर्स होते हैं, ये इतने भी कुंद ज़हन नहीं होते कि अगर आप इंडिया के और इनके उनको मिसाल को नहीं दे जाते। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं एक मॉडल ले आया था इंडिया का। इंडिया की आपकी रेलवे की जो पटरियां हैं, रेलवे की जो रेलवे स्टेशन की जो आबादी है, हाँ, आप पाकिस्तान में देखें कि रेलवे स्टेशन की आबादी के करीब, रेलवे स्टेशन के करीब जो घर होते हैं वहाँ के लोग बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, उनके पास खाने के वो नहीं होते, वो बेगरी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे। तो उसका मेन मेन रीजन ये है कि वहाँ पे कोई उनको हुनर नहीं है, वहाँ पे कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। मैं इंडिया का मिसाल ले आया। इंडिया के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और उनके जो है रेलवे स्टेशन की जो करीब की पट्टियां हैं, उन पट्टियों में लोगों को हुनर दिया गया। वहां पे आपके जो गिलास हैं, ये जो आपके जिसमें आप पानी पीते हैं, और ये मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, उनको इतना महंगा किया गया कि रेलवे स्टेशन वाले जो रेल पे सफर करने वाले जो लोग थे वो चीजें ना लें। तो फिर वो जो मिट्टी का बना हुआ जो होता है, गिलास होता है, जो बर्तन होते हैं, वो वहां पे बिकने लगे। वो इतने सस्ते थे कि लोग जो है वो महंगी चीजें नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो वाटर वाली बोतल और इस तरह से, तो वो चीजें वहां पे बिकना शुरू हो गई। और इस मॉडल को जो है वो उन लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से, अभी उनका जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इनिशिएटिव चल रहा है। और जो रेलिवेंट जो कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं, रेलवे अथॉरिटीज हैं, वो वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रही हैं। इस चीज से ये है कि बेघरी कम हुई है, और इस चीज से जो है लोग वहाँ के उस पट्टी के खुशहाल हुए हैं। तो ये मॉडल तो एक अच्छा मॉडल है,
इकोनॉमी में कोई रिलीजन, कोई आपका कोई कोई कम्युनिटी नहीं होती, कोई जात पात नहीं होती। हमेशा याद रखें कि रियलिस्टिक बनना है आपने, कोई भी हो। मैं तो इतना कहता हूँ, हमारे एक दोस्त से सवाल किया गया, अभी नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो रही, तो मैं अपने इंटरव्यू का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक दोस्त के साथ साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में बैठे हुए थे कि एक जो थी एक इनफॉर्मल डिस्कशन में हसीब अतर साहब ने, जो चेयरमैन एफपीएससी हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि एक बंदे से कि आपका जो है फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है। तो उसने कहा कि महात्मा गांधी। तो न हम सारे शौक हो गए कि ये तो नेशनल इंटीग्रिटी की बात है, जैसे आपने सवाल किया। तो महात्मा गांधी को उसने बोला, तो उसने अगला जवाब सवाल ये पूछा, तो क्या आपका क्या मतलब है कि फिर कायदे आजम आपकी नजर में उनसे कम लीडर हैं? तो उस बंदे ने हमारे सामने उस चेयरमैन को जवाब दिया कि जी सर, मेरे नजदीक जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो कायदे आजम से बड़े लीडर हैं। तो एक तजस्सुस पैदा हुआ चेयरमैन साहब को, तो उसने दोबारा सवाल किया कि अच्छा, तो कैसे हैं वो उससे बड़े लीडर? तो उस पर उसने बोला कि सर देखें, लीडर होता है कि हु टेक्स हिज पब्लिक विद हिम। जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई हालात खराब होते हैं, तो लीडर होता है जो उनको लीड करता है, गाइड करता है, और उनको डिरेल नहीं होने देता अपने मकसद से। तो आप देखें कि इसमें लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो सबसे ज्यादा बात की गई है, वो गांधी ने की है। उसके बाद उसको कंटिन्यू किया है, उस बंदे ने कैरी किया है। खिलाफत मूवमेंट में कायदे आजम जो थे वो यहाँ से चले गए, और उसके बाद जो है आपके गांधी जो थे और नेहरू जो थे, इनको लीड कर रहे थे मुस्लिम्स को। खिलाफत टर्की में थी, एहतजाज सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान कर रहे थे, मगर वहाँ वहाँ की लीडरशिप जो थी वो हिंदू थी। और बहुत से ऐसी उसने जो है ना एग्जांपल्स दिए, जिसमें बताया कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है, इसने मुसलमानों का साथ दिया है, उसने यूनाइटेड इंडिया की बात की है, और यूनाइटेड इंडिया के लोगों को एम्पावर करने की बात की है। तो पार्शली मैं तो डिसएग्री कर रहा था उसके आंसर से, मगर मैं उसकी जो है बात से, अच्छा वो बंदा एलोकेट भी हो गया। अगर नेशनल इंटीग्रिटी की बात होती तो वो बंदा फेल हो जाता, उसको फेल कर दिया जाता कि यार इसने कायदे आजम को लीडर नहीं माना। तो हमेशा याद रखें कि ये चीजें जो हैं, ये पेपर चेकर्स होते हैं, ये सिवाय बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाने के, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं लिखना आपने। मतलब ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट अगर लिखना है तो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स की बात करनी। अच्छा तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, इस तरह से नहीं बात कर सकते कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो गंद है। इवन सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, रिलीजन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना आपने, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, किसी जात के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना आपने, किसी कल्चर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना। ये इंटीग्रिटी होती है आपकी। बाकी इंडिया का जिक्र करना इज नॉट इंटीग्रिटी। जी, कोई और क्वेश्चन? टाइम मैनेजमेंट में ये है कि आप जब आउटलाइन बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी पहले 50 मिनट में ब्रेन टॉपिक सिलेक्शन, पहले 50 मिनट में टॉपिक सिलेक्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइन और इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए पहले 50 मिनट में। अच्छा, एक मेन चीज मैं भूल गया आपको बताना ऐसे में, वो ये है कि जब ऐसे लिखते हैं और आप लिखते 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 आपको लगता है कि आपकी पीछे 3 से 4 पॉइंट्स रह गई हैं और आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो जंप टू द कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन छोड़े बगैर हॉल से नहीं निकलना, आपने कंक्लूजन छोड़े बगैर ऐसे को नहीं छोड़ना। पॉइंट्स छूट जाती हैं, छूट जाएं, कंक्लूजन लिखना है, चाहे वो आपको बीच में कुछ पॉइंट्स को लेट गो करना पड़े। अगर आप आउटलाइन कोशिश करें कि मैनेजमेंट के साथ अगर 8 से 10 आपकी
8 कॉजेज हैं तो 8 ही आप जो है रेमेडीज लिखें ताकि आप मैनेज कर सकें चीज़ों को। बट एक चीज़ है, अगर रह भी जाती हैं, कितनी भी पॉइंट्स रह जाती हैं, आपने कंक्लूजन को खाली नहीं छोड़ना। कंक्लूजन अनरिटन मतलब एक इनकम्प्लीट ऐसे नहीं देना उनको, कंक्लूजन पे जंप करना है आपने और उसको क्लियरली बताना है कि आई एम ऑन द कंक्लूजन, यानी कि कोई 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 क्लोजिंग वर्ड होना चाहिए आपका। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन अ नटशेल, इस तरह से आप जब लिखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि यू हैव जंप टू द कंक्लूजन। सर क्या ये जरूरी है कि हम इंट्रोडक्शन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखें? क्या सिंपल सेंटेंस में इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो मैंने बात की थी ना स्ट्रोक वाली कि आपका स्ट्रोक अच्छा होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कंपाउंड सेंटेंस पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, तो यू शुड राइट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक सजेशन थी कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस आप लिखें। कोई और सवाल? सवाल आप लोग नहीं करते, बहुत बहुत कम करते हैं सवाल। जी जुनेद। वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो आवाज़ आ सर। रही है? जी आ रही है। सर ये पूछना था चलें सर, कि पहले इनका कर लें। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ना पॉइंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, तो उनको हमने जो ना आगे जस्टिफाई भी करना होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जो ना पॉइंट तो लिख देते हैं, लेकिन आगे फिर हमारे पास जो ना वो हमें जो ना वो नहीं कर पाते। नॉलेज जो होते हैं उनके पॉइंट्स के मतलब हमारे पास नॉलेज नहीं होता जो हम लिख पाते हैं। तो इसके लिए जो ना अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान हम टॉपिक को कैसे सर्च करें, उनके उनके उनसे रिलेटेड डेटा हम कैसे कलेक्ट कर लें, और काइंडली इसके मतलब अगर आप थोड़ा सा गाइड कर लीजिए हमें। क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हम लिख पाएंगे कुछ तो आगे जस्टिफाई। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है इसके लिए। ये तो एक हार्श रियलिटी है कि आप जब तक अंटिल यू आर अ गुड रीडर यू कैन नॉट बी अ गुड राइटर। एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपको एक अच्छा रीडर बनना चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं लिख सकते जिस पे आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, कभी सुना ना हो। ये हमेशा याद रखें। फॉर एग्जाम्पल कि कोई फलसफियाना कोई फलसफे का कोई टॉपिक आ जाता है तो फिर आप किस तरह से उस पर लिखेंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी की जैसे आज हमने बात की है, पॉवर्टी के स्टेट्स ही मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि पॉवर्टी रेट क्या चल रहा है, मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, मुझे ये नहीं पता कि पॉवर्टी के जो है ना रूट कॉजेज क्या हैं। तो आप तो हवा में तो तीर चला नहीं सकते, आप वही टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। टॉपिक सिलेक्शन पे अगर हम बात करें, वो मैंने बात नहीं की और आपने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो टॉपिक सिलेक्शन हमेशा वही करनी है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता होता है। आप टॉपिक जब पढ़ते हैं तो पहले ही तो प्रिपरेशन होती है ना, प्री आपकी प्लानिंग होती है किसी टॉपिक को। जब आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वो टॉपिक जाहिर है आपका पढ़ा हुआ होगा। उसके बगैर तो आप किसी चीज पे लिख ही नहीं सकते। कोई भी चीज जब तक आपकी पढ़ी हुई नहीं है, सुनी हुई नहीं है, देखी हुई नहीं है, तो आप उस पर लिखेंगे कैसे? वो तो एक सिर्फ उन टॉपिक्स पे जो है वो लिखेंगे जो टॉपिक्स आपको आते होंगे, अदरवाइज आप लिख ही नहीं सकते किसी टॉपिक पे। मेरा क्वेश्चन टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड था जी, भले यही था कि किस तरह से टॉपिक सिलेक्ट करना है। जी अगर कुछ पॉइंट्स आपकी आउटलाइन में रह जाती हैं तो फिर ऐसे में ऐड क्यों नहीं कर सकते आप? पैराग्राफ के बीच में उनको डिस्कस कर लें अगर वो उस आउटलाइन के अगेंस्ट में रेलिवेंट है तो। अदरवाइज उनके लिए अलग आउटलाइन अगर नहीं है तो उनका अलग पैराग्राफ तो आप नहीं बना सकते ना, फिर तो आपका बढ़ जाएगा और ऊपर नहीं दिया होगा, उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। सर्च किन सोर्सेज से करना है इसके के हवाले से देखें, बहुत सी चीजें हैं। अगर आप किसी पे वुमेन पे सर्च करते हैं तो हर साल यूएन वुमेन की जो है ना वो आती हैं आपकी
रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें आपको वुमेन के रिलेटेड सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमी पे करना है तो स्टेटिस्टा है, आपकी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, उन पे आप कर सकते हैं। तो ये रिलीवेंट आपके, अच्छा एक एक मेन चीज है, आप एक चीज अगर आप कर सकते हैं तो इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स आते हैं, उनकी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होती है। अगर आप बिल्कुल इफ यू थिंक कि अभी अगले साल आपने सीएसएस अटेम्प्ट करना है, तो आप एक दो जो है इंटरनेशनल मैगजीन्स की जो है वो कर लें, आप सब्सक्रिप्शन कर लें। प्लस मिडिल ईस्ट पे, अगर आप मिडिल ईस्ट पे लिखना चाह रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, तो आपको अल जजीरा फॉलो करना चाहिए। तो वो रेलिवेंट, हर टॉपिक के अगेंस्ट में रेलिवेंट चीजें होती हैं। एक दो इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं आप वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप इसमें ऐसे में आप एक चीज याद रखें कि वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करते हैं तो आप मेन चीज सबसे पहले आप उस टॉपिक के अगेंस्ट में देखें कि आपकी कितनी रिपोर्ट्स और कितनी डेटा है आपके पास। बाकी तो सारा डिस्कोर्स होता है। हमेशा याद रखें कि ऐसे को वो ना बनाएं, ऐसे को मैथमेटिक्स ना बनाएं। ऐसे में बाज़ औक़ात ये लोग समझते हैं कि ऐसे में मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा डाल दिए तो ऐसे अच्छा हो गया। दिस इज नॉट द केस। हमेशा याद रखें कि ऐसे में जो एक्सटेंट ऑफ इश्यू है उसमें आप उस चीज को वेटेज देते हैं। बाकी सारी आपका डिस्कोर्स होता है, आपकी डिस्कशन होती है, और उस डिस्कशन के दौरान दौरान आपको अगर कहीं किसी मुल्क का मॉडल आपके जहन में आ रहा है, रेमेडीज में, कॉजेज में, अगर आपको किसी रिपोर्ट का, किसी इंटरव्यू का, किसी किसी न्यूज का कोई आ रहा है, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। बाकी ऐसे एज अ डिस्कोर्स, ऐसे एज अ डिस्कशन। टॉपिक सिलेक्शन में हमें याद रखें कि इकोनॉमी जो है वो बहुत, इकोनॉमी वाला टॉपिक बहुत कम मार्क्स आपको देता है, बहुत कम मार्क्स देता है आपको। तो अगर आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमी वाला टॉपिक जो है वो अवॉइड किया करें। और बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप चार्ट और मैप्स का वो कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं उसमें। मगर उसमें वो टाइम टेकिंग तो है। वो करंट अफेयर्स में इन चीज़ों में अच्छे होते हैं, उनमें आप लिखना अच्छा होता है। जैसे अगर साउथ चाइना सी पे हम पूरा का पूरा बनाते हैं, इनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इस तरह से हम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो वो चीज़ें तो उसमें हो सकती हैं कवर। ऐसे में ये होता है कि ऐसे में आपको ना एक क्वांटिटी भी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। सिर्फ क्वालिटी तो होती है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ती है। अगर आप स्पीड से लिख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम बच रहा है, अगर आप समझते हैं कि आप मैनेज कर लेंगे, तो बिल्कुल ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इकोनॉमी पे नहीं लिखना चाहिए आपको। और हमेशा याद रखें कि फैक्चुअल एसेज जो हैं वो आपको पास तो कर देते हैं, फैक्चुअल एसेज बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देते। हमेशा याद रखें, ये एक हार्श रियलिटी समझ लें इसको, कि फैक्चुअल एसेज में बहुत अच्छे कोई मार्क्स नहीं मिलते। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है आपका, वो इस तरह से है कि अगर आपको सोर्स पता है, कोई कोटेशन दी गई है, जैसे रूसो ने बोला कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, या बी वेयर द बेयरनेस ऑफ बिजी लाइफ। तो अगर आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड है, या अगर उस कोटेशन की जो है आपको लाइनेज पता है, आपको पता है कि ये कोटेशन किसकी है, कहाँ से ली गई है, तो फिर वो चीज़ें आपको अच्छे मार्क्स भी देते हैं और पास कर देते हैं। मगर सेफ जो है वो आपके लिए सेमी आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। मगर कोई चॉइस अगर आपके पास नहीं बचती, तो फिर जो है फैक्चुअल एसेस भी अच्छे होते हैं कंपेयर टू कि कोई कोटेशन ले लें और उसका आपको बैकग्राउंड पता ना हो। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन जो है उसमें मैंने एक इकोनॉमी आपको मना किया है, और उसके अलावा जो है आप फलसफा ना लें, फिलोसफी पे ना लिखें। अगर आप डॉक्टर हैं, आप में से कोई डॉक्टर है, तो आप मेडिकल का कोई टर्म ले सकती हैं। मेडिकल का कोई अगर टॉपिक आता है और आप तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, ही गॉट 85 मार्क्स इन ओबेसिटी वाले ऐसे पे। तो मैं बहुत हैरान हुआ था कि ओबेसिटी पे इसने इतने मार्क्स कैसे लिए लिए। फिर
उसका तो उसमें बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड के हिसाब से उसने अपने मार्क्स ले लिए थे। तो आपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लेनी है उस टॉपिक में, अगर आपको लगता है कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कोटेशनल एसेस जो हैं आपके, आर्ग्यूमेंटेटिव जो एसेस हैं, उन पे हम जब बात करेंगे ना, वो एक तो उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती, उसमें क्वांटिटी पे तो कंप्रोमाइज हो सकता है, उसको आप जस्टिफाई कर लेंगे तो फिर पास हो जाते हैं उसमें। ये फैक्चुअल थोड़ा बड़ा होता है, 2200, 2000, 2200, 2500 वर्ड्स तक आपका जाना चाहिए, और आपको जस्टिफाई करना चाहिए, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करनी चाहिए। अभी ये है कि आपको कोई भी एक फैक्चुअल ऐसे का टॉपिक लेना है, अगर आप बिल्कुल फाइंड नहीं कर पा रहे तो यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आपको दे दूंगा टॉपिक। वरना आप किसी भी, जैसे बलीग ने पूछा कि सर वहां पे मुश्किल टॉपिक आते हैं, तो आपको असाइनमेंट की बात हो रही है बलीग, तो आपको ये करना है कि कोई भी टॉपिक किसी भी ऐसे के उसमें से लेना है जो आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो मुश्किल ले लें, कोई आसान ले लें, कुछ भी ले लें। इसमें ये करना है कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और उसको आउटलाइन उसकी बनानी है और उसकी थीसिस स्टेटमेंट करनी है आपने। ठीक है, ये इंटरेक्टिव इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सी चीजें आपको, ये पूरे लेक्चर्स जो है ना आपको मिल जाएंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे, बहुत सी जगहों पे मिल जाएंगे। असल काम ये है कि आप मुझसे इंटरेक्शन करें। ये आप जब करते हैं तो आपका पता चलता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स थी, ये मैं आपको कल या परसों तक भेज दूंगा हर किसी को। और जो नहीं भेज रहे तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये लेक्चर्स तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे पे, तो प्रैक्टिस करें। और आपको सबसे बड़ा आपको बताऊं फुकदान हमारे पाकिस्तान में ऐसे राइटिंग को लगी यही है कि उनकी इवेल्युएशन प्रॉपर नहीं होती। तो अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करते और इवेल्युएशन नहीं करते तो फिर आप खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। और कोशिश किया करें कि लेक्चर से 2-3 दिन पहले जो है ना वो अपनी असाइनमेंट्स भेजा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है ना आपको, आप में से जो बहुत अच्छी कोई वो होगी असाइनमेंट होगी, तो उसको यहाँ पे पीपीटी में पेस्ट करके उस पर डिस्कशन करेंगे और उसमें बताएंगे कौन सी चीज़ अच्छी थी, और जो लूप होल्स होंगे तो वो इंडिविजुअली उनको कन्वे कर देंगे। और जो अच्छी चीज़ें थी, जिनकी भी अच्छी चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे पीपीटी में हम आप सब लोगों को दिखाएंगे कि ये चीज़ें आप लोगों ने लिखी हैं, आप लोगों में से किसी ने लिखी हैं, और ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें परफेक्ट हैं। और इन चीज़ों में और जो चीज़ें गलत होंगी तो उन पे हम जो है ना एक अलग स्लाइड बना के उन पे बात करेंगे। जी, असाइनमेंट यही है कि सीएसएस के किसी भी पेपर में से एक ऐसे लेना है, उस ऐसे पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और उस ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद उस पे आउटलाइन बनानी है। ये सारे वेरिएबल्स उसमें आपने डिस्कस करने ही। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वेरिएबल्स: इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, एक्सटेंट ऑफ इशू, कॉजेज, स्टेप्स और कंक्लूजन। और एक चीज याद रखें कि थीसिस स्टेटमेंट में ये प्रैक्टिस करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सवाल बनाएं उस पर और उसका जवाब दें और उसको पॉलिश करें, आपकी थीसिस बन जाएगी। और इस थीसिस पे आप अगर एज अ ग्रुप, अगर आप अपने ग्रुप में 15-20 मिनट अगर रख लेते हैं डिस्कशन के लिए, तो उसमें आप किसी स्टेटमेंट किसी भी टॉपिक को लेके रात को मुझसे टॉपिक पूछ लें ग्रुप में, या खुद एक टॉपिक आप में से कोई वॉलंटियरली बता ले कि ये टॉपिक है, और कल सारे जो हैं इस पे थीसिस स्टेटमेंट देंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरह से लेते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा, और मैं भी ऊपर से आपको ऑब्जर्व करूंगा। तो आप ये चीज करें, इससे ये होगा कि प्रैक्टिस के साथ और शेयरिंग के साथ आपकी, आप लर्न करते हैं बहुत अच्छी तरह से और आपको सीखने का मौका मिलता है। तो ये ग्रुप में करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। आप ये असाइनमेंट करेंगे, कोई एक ऐसे लेंगे सीएसएस के, फैक्चुअल ऐसे होगा। अगर एक चीज याद रखें कि आपने अगर किसी आर्ग्यूमेंटेटिव और सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव को फैक्चुअल बना के मुझे आउटलाइन भेजी तो आपकी असाइनमेंट डबल हो जाएगी, आपको दोबारा फैक्चुअल ऐसे दिया जाएगा, उस पर करना पड़ेगा। तो सोच समझ के फैक्चुअल ऐसे ढूंढें, लाजमी फ्रेज होना चाहिए।
और उस फ्रेज में आप ये चीजें सारी करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन टेक्स्ट मी, और आप लोग थीसिस स्टेटमेंट के लिए मैं आपको अगेन ये सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। आई विल बी ऑब्जर्विंग यू। आज यार असाइनमेंट आप देखें थर्सडे तक कर लें, ताकि उस पे फिर हम डिस्कशन करके पहले 15 मिनट लेक्चर के डिस्कशन करके फिर हम जो है सेमी आर्ग्यूमेंटेटिव से पे जाएंगे या आर्ग्यूमेंटेटिव पे। मैं देखता हूँ कि किस पे आपको पढ़ाना चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत हो, तो फिर उस पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।